Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected teachers and students, in this special lecture, you will learn the basics of comprehension and tracy writing. तो ये जो लेक्चर है इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन है जो कि बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन जो है ना शुमार होता है और तकरीबन तमाम अहम एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, ख़ास तौर से जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हैं वो तो जानते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। बहुत इसको जो है ना आमतौर पे मुश्किल समझा जाता है कि ये आमतौर पे एक अनसीन पैसेज जो होता है उसकी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो करनी होती है और उसके कॉम्प्रीहेंड करने के बाद उसके आंसर देने होते हैं और देन फिर ट्रेसी लिखनी होती है। तो इसी तरीके से ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन है और ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है या उसमें जो पैसेज आता है कमोबेश उसका लेवल वही होता है जो आमतौर पे जो CSS के एग्ज़ाम का या PCS के एग्ज़ाम का होता है। और तो सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि जो BA के एग्ज़ाम के अंदर से जो पुराने पैसेजेस आए होते हैं वही आमतौर पे जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं CSS में या PCS में, और सम टाइम PCS के जो पास पेपर्स के जो पैसेजेस हैं वो आ जाते हैं BA में। अब इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा तो आप सारे रूल्स कॉम्प्रीहेंशन के और प्रेसी के ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि आपको एक पैसेज जो है वो जो कि पास पेपर्स में 2 दफ़ा आ चुका है, 2016 में आया है और उससे पहले 1995 में आया था। तो वो जो पैसेज है अनसीन पैसेज वो हम आपको बताएंगे कि उसको कॉम्प्रीहेंड आपने कैसे करना है और देन आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। और नो फर्स्ट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से नुकात हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपको जहन में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज केयरफुली एंड स्लोली थ्राइस। 3 दफ़ा पैसेज को बड़ी एहतियात से और बड़े आराम से पढ़ें। इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो 3 दफ़ा पढ़ें। स्पेशली व्हेन यू आर एट अ प्रैक्टिसिंग स्टेज वाइल लर्निंग द आर्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। जब आप कॉम्प्रीहेंशन को लर्न करने की स्टेज पे हों, अभी आप क्लास में सीख रहे हों और अनसीन पैसेजेस आपको दिए जा रहे हों तो टाइम ज़ाहिर है आपके पास आमतौर पे जो है वो असाइनमेंट में खुला होता है, तो तब आप उसको 3 दफ़ा पढ़ें एहतियात से। लेकिन एग्ज़ाम में ज़ाहिर है टाइम लिमिटेड होता है तो देन उसको स्लोली और आहिस्तगी से बड़ी केयरफुली पढ़ें, एक ही दफ़ा पढ़ें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, सच अ काइंड ऑफ रीडिंग विल मेक एन आउटलाइन इन योर माइंड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड द वाइटल पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। इस तरह की जो रीडिंग होगी वो आपके जहन में एक खाका बना देगी मौजू के हवाले से, जो पैसेज का मौजू है और उसके अहम नुकात जहन में बिठा देगी। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि एंडिंग लाइंस ऑफ द पैसेज शुड स्पेशली बी रीड विद utmost केयर because ending lines help you very much in understanding the main idea of the passage। जो एंडिंग लाइंस हैं पैसेज की उसको आपने स्पेशली बड़े एहतियात से पढ़ना है, इंतहाई एहतियात से पढ़ना है, क्योंकि एंडिंग लाइंस जो होती हैं उसमें आम तौर पे जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है, पैसेज का जो मेन आइडिया है, मरकज़ी ख़्याल है या उसका जो मॉरल है, अगर कोई स्टोरी है तो मॉरल है, वो आम तौर पे कंक्लूड वहाँ पे किया गया होता है। तो ये चीज़ क्या आपको हेल्प करती है, एक तो इस सबसे बड़ी इसमें जो हेल्प होती है, दिस विल स्पेशली हेल्प यू इन चूजिंग द टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो टाइटल चूज़ करने में आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मदद देगी। इसके बाद नंबर 3 है ईच पैराग्राफ ऑफ द पैसेज शुड बी गिवन अ सेपरेट टाइटल। पैसेज जो होगा वो एक किता होता है पूरा, उसमें 3, 4 और 5 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो पैसेज के जितने भी पैराग्राफ हों उनको अलग अलग आपने एक टाइटल देना है।
उसको अलग अलग टाइटल देने का फ़ायदा क्या होगा, दिस विल हेल्प यू टू कीप द वाइटल पॉइंट्स ऑफ द पैसेज इन माइंड। अगेन ये आपको जो पैसेज होगा उसके हर पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में बिठाने में मददगार ये चीज़ भी होगी। चौथी चीज़, बिफोर मेकिंग द प्रेसी ऑफ द पैसेज, पैसेज की प्रेसी करने से पहले आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द पैसेज। आम तौर पे प्रेसी ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में टाइटल पूछा जाता है और आम तौर पे फिर एंड पे प्रेसी भी करने को कहा जाता है। तो आपको चाहिए कि प्रेसी को बाद में करें, पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। अब इसका फ़ायदा ये होगा, इट विल आल्सो हेल्प यू टू मेक द प्रेसी, ये आपको प्रेसी बनाने में बहुत मददगार होगा। एज द क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग द पैसेज आर एक्चुअली द मेन पॉइंट्स एंड क्रक्स ऑफ द पैसेज। दरअसल जो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में, वो दरअसल 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो दरअसल उस पैसेज के अहम तरीन नुकात होते हैं। तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप प्रेसी बनाने बैठेंगे। अभी आपके सामने जब मैं मिसाल इसकी पेश करूँगा तो क्वेश्चन की मदद से हम जो है प्रेसी भी बनाएंगे। 5 नंबर है, आंसर इन द सेम टेंस इन विच क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेज्ड। क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए जवाब भी उसी टेंस में आपको देना चाहिए। स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन शुड आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द आंसर। जो स्टाइल होगा क्वेश्चन का वो आंसर में बिल्कुल जो है ना उस स्टाइल को आपने जो है वो कॉपी करना है। सेम स्टाइल में जिन अल्फाज, मतलब ये है कि जिन अल्फाज की सूरत में जो है ना सवाल किया जाए उन्हीं अल्फाज की सूरत में उसको जवाब जो है ना वो देना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रोप्रिएट और एप्ट होगा। 6 नंबर है, बी स्ट्रिक्ट टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज वाइल आंसरिंग। आंसर जब आप कर रहे हों तो इंफॉर्मेशन जो पैसेज के अंदर हो सिर्फ उसी तक महदूद रहें। डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और your own personal opinion using your own knowledge until any question demands it। कभी भी ऐसा ना करें कि अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो जो आपके पास अलग से उस मौजू के ऊपर हो तो उसको आप प्रेसी या आंसर का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि आपका मैंडेट ये होता है कि आपने पैसेज पढ़ के पैसेज के मुताबिक जवाब देना, अपने नॉलेज की बुनियाद पे आपने हरगिज़ जवाब नहीं देना। तो ये आप जो है ना आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है अनटिल के सम टाइम राइटर एक क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेता है कि आपकी ओपिनियन क्या है, तो देन आप फ्री हैं कि वहाँ आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। वो एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है सम टाइम। 7 नंबर है, while answering to the question and making pressy of the passage, omit the unnecessary things like dialogues, incident and interrogative sentences present in the passage। पैसेज में मौजूद जो डायलॉग्स होंगे, क्वेश्चन जो होंगे, मुख्तलिफ जो सवालात वाले फ़िक्रे होंगे, जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, या मुख्तलिफ जो वाक़यात बयान कर दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप आंसर्स के अंदर और प्रेसी बनाते वक्त ओमिट कर दें, छोड़ दें। उनको आपने आंसर्स का हिस्सा नहीं बनाना। वो दरअसल होता है कि सम टाइम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो आमतौर पे तकरीर में या तहरीर में जो है अटेंशन जो है ना वो कैप्चर करने के लिए एकदम से डाले जाते हैं ताकि रीडर की अटेंशन जो है ना उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा सके। तो ये चीज़ भी जहन में रखिए। फिर उसके बाद है कि योर आंसर मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स। आपका जवाब आपके अपने अल्फाज में होना चाहिए। योर ओन वर्ड्स डू नॉट मीन एट ऑल दैट यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड्स मैंशन इन द पैसेज। जब ये कहा जाता है कि आपके जो जवाबात हैं वो आपके अपने अल्फाज में होना चाहिए, तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आप जो है वो पैसेज के अंदर जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करना अब आपके लिए
प्रोहिबिटेड हो गया, मना हो गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है रादर इट मीन्स यू कैन नॉट डू कॉपी पेस्ट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सेम टू सेम आपने सेंटेंस उठाया और उसको आंसर की सूरत में लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। इट मीन्स यू मस्ट मेक योर ओन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज इन द आंसर्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने स्ट्रक्चर बनाना है आंसर्स में या प्रेसी में, तो आपका स्ट्रक्चर टोटली अपना होना चाहिए, आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट सेंटेंसेस को नहीं करना। यू कैन नॉट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज एंड पेस्ट इन द आंसर। वही बात जो मैंने अभी पहले बताई है कि कॉपी पेस्ट आपने हरगिज़ नहीं करना। जी 8 नंबर पॉइंट है वाइल आंसरिंग change the direct speech into indirect one with correct change of pronouns, especially from first person to third person। जब आप ऐसा कोई पैसेज अटेम्प्ट कर रहे हों जिसके अंदर राइटर जो है वो अपना ज़िक्र जो है वो कर रहा हो या अपना कोई एक्सपीरियंस बयान कर रहा हो, तो ज़ाहिर राइटर अपने आप को आई कह के जो है वो मेंशन करेगा। But when you will attempt the answers or make a pressy, तो आप के लिए जो है ना वो ही या शी होगा। यानी अगर राइटर मेल है तो आप उसको दी ऑथर या दी राइटर लिखेंगे या उसको ही बोलेंगे, और फीमेल है तो आप उसको शी बोलेंगे या दी राइटर या दी ऑथर बोलेंगे। तो ये प्रोनाउंस का ख्याल आपको रखना होगा कि जब आप ऐसा पैसेज अटैम्प्ट कर रहे हो जिसमें राइटर अपना कोई ज़ाती तजुर्बा बयान कर रहा हो और अपने आप को आई कह के मेंशन कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैंने एक मिसाल दी है कि जो है ये एक पैसेज है जो 2010 के ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आया था, और पास्ट में ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम जो CSS का एग्ज़ाम है उसमें भी आ चुका है। तो उसमें से एक सेंटेंस था मेडिकल के बारे में जो है वो एक पैसेज था कि मेडिकल प्रोफेशन और जो जर्नलिज़म का प्रोफेशन है उसके आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो राइटर जो था वो दरअसल जर्नलिस्ट था। तो उसमें राइटर एक जगह कहता है आई वुड रीबट द चार्ज दैट आई एम एंटी डॉक्टर। मैं इस बात को रीबट करूँगा। रीबट करना होता है तरदीद करना, इनकार करना, कि दैट आई एम एंटी डॉक्टर, के मैं डॉक्टर के एंटी हूँ। एंटी का मतलब ख़िलाफ़, मैं डॉक्टर के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस बात को रीबट करूँगा, इसका इनकार करूँगा, यानी इनकार करता हूँ, ये मुराद है। तो जब आप इसको आप आंसर्स में या प्रेसी में मेंशन करेंगे सेंटेंस को, तो आई को जो है वो आप आई नहीं रहने देंगे, चूँकि इससे मुराद राइटर है। राइटर अगर मेल है तो दी राइटर आप उसको करेंगे या दी ऑथर कर देंगे या उसके लिए ही यूज़ कर लेंगे। जैसे ये हमने किया, द राइटर डिनाइज दैट ही इज़ हॉस्टाइल टू डॉक्टर। इसमें हमने जो है ना वो आई दो जगह यूज़ हुआ था। तो पहली दफ़ा तो आई को हमने दी राइटर कर दिया, लेकिन दूसरी दफ़ा दी राइटर मुनासिब नहीं रहेगा, उसके लिए ज़ाहिर है कि ही हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया। और ज़ाहिर है ऊपर जो असल सेंटेंस था उसमें तो आई के बाद एम यूज़ हुआ था, हमने चूँकि उसको ही किया तो ही के साथ एम तो यूज़ नहीं हो सकता, उसके साथ हमने इज़ यूज़ कर दिया। और इसी तरीके से हमने जैसे रीबट का सिनोनिम लेके आए, रीबट का मतलब तरदीद करना, तो डिनाइज इनकार करना, तो उसके इक्वल वर्ड लेके आए। ऐसे ही एंटी डॉक्टर जो है लफ्ज़, उसके इक्वल हमने हॉस्टाइल टू डॉक्टर्स ले आए, ताकि जो है वो जो रिक्वायरमेंट होती है कि योर आंसर मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स, वो भी साथ साथ पूरी होती रहे कि आपका जवाब अपने अल्फाज में होना चाहिए। अब अपने अल्फाज से यही मुराद है कि जो है वो आपने जो बहुत मेन जो अल्फाज हैं वो सेम टू सेम यूज़ ना करें और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम ना रहने दें। अब इसमें देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बदल दिया है, लेकिन कुछ अल्फाज जैसे डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो है ना ये आपके सामने मिसाल है। तो ये हमने मेंशन किया इन द अबव मेंशन सेंटेंस you can notice that first person I has been changed into third person, the writer, and he, while underlined words have been changed with appropriate synonyms।
9 नंबर पॉइंट ये है, द टोन ऑफ द स्पीकर शुड बी द सेम वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक असूल है जो कि आप 10th ग्रेड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपने सीखे तो आपको पता है कि जब टोन होती है, जिस अंदाज से किसी ने कोई बात की होती है, तो आपने जब अपने अल्फाज में उसको इनडायरेक्ट वे में बयान करना है तो आपने उसकी टोन चेंज नहीं करनी, आपने उसकी टोन यानी उसका कहने का अंदाज़ जो है वो चेंज नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहता है प्लीज़ ब्रिंग मी अ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी अ वाटर, बराए मेहरबानी मुझे पानी ला दो। तो अब उसने तो आपको प्लीज़ बोला, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि उसने फ़लाँ शख्स ने आपको क्या कहा था, तो आप अगर उसको ये कहें कि उसने मुझे हुक्म दिया था कि पानी ला दो, तो देन आपने उसकी जो टोन है उसको चेंज कर, बात तो आपने वही की कि पानी, उसने पानी लाने का कहा था, आपने भी पानी लाने की बात की, लेकिन आपने जब वो उसने तो प्लीज़ का लफ्ज़ बोला था, रिक्वेस्ट की थी, तो आपने कहा कि उसने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया था, तो ये आपने उसके अंदर कह ले तहरीफ़ कर दी, अमेंडमेंट कर दी, और बल्कि आपने एक तरह से क्रिमिनल किस्म की उसके अंदर जो है वो इसको लाइटर सेंस में लीजिएगा कि आपने बिल्कुल ही उसकी टोन चेंज कर दी और गुस्से वाली बना दी या बेदमाना बनाती। तो 10 नंबर है, वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करें, द टेंस एंड वर्ब ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द सेंटेंसेज शुड आल्सो बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल क्लॉज। जब आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो उसमें जो टेंस होगा, वो टेंस जो होगा वो भी आप प्रिंसिपल क्लॉज के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर जो है प्रेजेंट में है तो उसी के मुताबिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ही सेड ही विल गो, ही सेड ही विल गो। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जो पहली क्लॉज है ही सेड पास्ट में है, तो ही विल गो जो है ना चूँकि फ्यूचर में है तो विल नहीं रहेगा बल्कि वुड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसको भी एक तरह से पास्ट में कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे हो ही सेड ही इज़ गोइंग, वो उसने कहा कि वो जा रहा है, पहली क्लॉज जो हो गई पास्ट में, दूसरी प्रेजेंट में है, तो दूसरी को भी अब पास्ट में यानी इसको वॉज कर देंगे। तो ये भी सम टाइम को ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो उसको भी आप ख्याल रखिएगा, अगर ऐसा सेंटेंस आए तो उसको आपने चेंज करना, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स वाला सेंटेंस आ गया। उसके बाद है 11 नंबर प्रेसी के बारे में। प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पैसेज। जो पैसेज होगा एक्चुअल पैसेज उसकी 1/3 जो होगी ना उसकी लेंथ होनी चाहिए, 1/3 लेंथ होनी चाहिए पैसेज की प्रेसी बनाते वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो पैसेज है जो अभी हम एग्ज़ाम्पल में करेंगे वो 240 अल्फाज का, अब 240 को वह आप तीसरे हिस्से पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें तो 80 आएगा। अब 80 एग्जैक्ट जो है ना वो दरअसल मुराद नहीं होती कि आप बस बज़िद हो जाएं कि हमने तीसरा हिस्सा ही करना है। अगर 240 का तीसरा हिस्सा 80 अल्फाज बन रहा है तो 81 या 81 या 79 वर्ड नहीं हो सकते। दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट इलॉजिकल अप्रोच। तो ये बिल्कुल गैर मुंतकिसी अप्रोच है, क्योंकि आपने जो है वो अल्फाज जो है वो गिन के इस्तेमाल नहीं करने और ना ही चेक करने वाले ने गिनने। वो बहरहाल अंदाज़ा हो जाता है कि कितने अल्फाज में जो है, बहरहाल मुराद इसकी यही होती है कि आमतौर पे कि अगर 1/3 है तो तकरीब 1/3 के करीब रहें। यानी अगर 240 है तो 1/3 80 बन रहा है, तो 85, 90 या 75 थोड़े से 5-10 कम ऊपर हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर उसने कहा है कि 240 वर्ड्स का पैसेज है तो उसको 1/3 में करें, तो आप ये उसके बजाय जो है ना उसको आप 120 अल्फाज में 130 अल्फाज में कर दें, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आप लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे। तो फिर ये है कि आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज आर ऑफ मच वाइटैलिटी। जो जवाबात होते हैं सवालात के, उसकी वाइटैलिटी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी अहमियत क्यों होती है? यूजुअली टू मेक प्रेसी यू कैन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर ऑर्डर आफ्टर नेसेसरी चेंजेस इन दैम।
आम तौर पे होता ये है कि जब आपने क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लिए हों तो प्रेसी बनाते वक्त आप उन्हीं सवालात को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें और ज़रूरी तब्दीलियां करके उसी को जो है ना वो आप प्रेसी भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है ना एक आसान तरीका होगा प्रेसी अटैम्प्ट करने का। हाउ टू अटैम्प्ट एन अनसीन पैसेज। अब यहाँ से हमारी जो है वो हमने जो थ्योरी पढ़ी है पिछली कुछ स्लाइड्स के अंदर, यहाँ से उस थ्योरी का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। नाउ वी विल रीड अ पैसेज, वी विल अंडरस्टैंड इट वेल, देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पैसेज एंड देन वी विल मेक प्रेसी ऑफ द पैसेज। सबसे पहले हम जो है वो ज़ाहिर एक कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, लफ्ज़ कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। ये लफ्ज़ कॉम्प्रीहेंड से निकला है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, वर्ब है। तो कॉम्प्रीहेंशन समझ बूझ। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं देन यू आर एबल टू आंसर एनीथिंग अबाउट दैट थिंग। तो पैसेज को जब आप कॉम्प्रीहेंड अच्छी तरह कर लेंगे, उसको अच्छी तरह समझ लेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर अबाउट एनीथिंग। और ज़ाहिर है कि जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि तो फिर आप उसके प्रेसी भी जो है वो बना सकेंगे, क्योंकि प्रेसी जो है वो उसका ताल्लुक़ ही जो है वो टोटली आपकी समझ बूझ के साथ होता है। तो बिफोर वी move on to our passage, unseen passage which we are going to attempt, हमेशा याद रखें कि किसी भी पैसेज को अटैम्प्ट करने से पहले सबसे पहले ये करना चाहिए कि उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए। पैसेज को बाद में पढ़ें, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें। क्वेश्चन को पहले पढ़ने का फ़ायदा ये है कि क्वेश्चंस के बारे में, सवालात के बारे में गालिबन हज़रत अली का कौल है कि सवाल आधा इल्म होता है। यानी जो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, जो ज़हीन लोग हैं, वो तो सवाल से ही जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ अख़ज़ कर लेते हैं। सवाल से ही जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका जवाब जो है क्या बन सकता है। तो सवाल जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जब आप पैसेज को पढ़ने से पहले सवाल पढ़ लेंगे तो सवाल को सरसरी अंदाज से पढ़ने की बजाय बगौर जब पढ़ेंगे, तो अभी आपने पैसेज नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक खाका बन जाएगा कि 3-4 जो अहम जो सवालात इसमें पूछे गए हैं, तो जो ज़ाहिर है कि पैसेज फिर उन्हीं 3-4 सवालात और नुकात के गिर्द घूमेगा। उस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसेज का मौजू क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस हो रही हैं। तो हमेशा सवाल को पहले पढ़ें। तो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर अनसीन पैसेज, we are going to attempt as an example, we should read the questions first. अब ये आपके सामने क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट इवन द अर्लीस्ट मैन हैड इंटरेस्ट इन एजुकेशन। हम ये कैसे कह सकते हैं कि शुरू के दौर का जो इंसान था, इंतहाई शुरू के दौर में ज़मीन के ऊपर जो इंसान रहते थे वो भी तालीम में दिलचस्पी रखते थे। तो अब पहले सवाल से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि जो पैसेज है वो दरअसल कोई ऐसा पैसेज है जिसका ताल्लुक़ जो है ज़माना क़ब्ल तारीख़ से है। आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई पैसेज हो सकता है जिसमें हज़ारों साल पहले रहने वाले इंसानों को गालिबन डिस्कस किया जाएगा और उनकी तालीम में दिलचस्पी को डिस्कस किया जाएगा। तो ये अब आपके जहन में एक नुक्ता बैठ गया। अब दूसरा सवाल ये है, हाउ एंड व्हेन वाज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश। दुनिया में कब और कैसे, दो सवाल पूछे गए हैं एक सवाल में, कब और कैसे पहला तालीमी इदारा वजूद में आया।
तो यहाँ आपको दूसरे सवाल से पता चल गया कि एक और जो चीज़ इसमें डिस्कस होगी कि अर्लीस्ट जो मैन था, हज़ारों साल जो पहले इंसान रहता था, उसकी तालीम की दिलचस्पी को डिस्कस करने के बाद आपको ये भी गालिबन पैसेज में बताया जाएगा कि जो पहला तालीमी इदारा दुनिया में कब वजूद में आया। तीसरा सवाल, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम डिड अर्ली मैन हैव। तो तीसरा सवाल यह है कि शुरू के दौर के इंसान का तालीमी निज़ाम किस तरह का था। अब ये दोनों ऊपर वाले सवाल को अगर आप इस जो है मिला के देखें और तीसरे सवाल को उसकी रोशनी में पढ़ें तो ज़ाहिर है कि ऊपर वाले सवाल में हज़ारों साल पहले जो इंसान रहता होगा उसकी एजुकेशन के हवाले से बात की गई होगी, और दैन एजुकेशनल सिस्टम जो बाद में जो है वजूद में आया होगा और पहला तालीमी इदारा बना होगा तो उसको डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो है ना कि शुरू के दौर का इंसान का जो तालीमी निज़ाम था, जब वो अगर वो दिलचस्पी रखता था तो उसका तालीमी निज़ाम किस तरह का था, तो ये अब आपके जहन में जो है ना सवालात को पढ़ के ही काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इस पैसेज का मौजू क्या है और मौजू और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस होंगी। तो यही से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका टाइटल भी क्या बनेगा। अब टाइटल भी यहीं से काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो गया कि अर्ली मैन और एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम का जो एवोल्यूशन है कि वो एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ तक मौजूदा स्टेज तक पहुँचने से पहले किन किन स्टेजेस से गुजरा है, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और चौथा सवाल है, कैन यू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एज द सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जूँ जूँ इंसानी मुआशरा पेचीदा से पेचीदा होता चला गया तो जो क्या आप उस पेचीदगी के अमल के साथ साथ जो तालीमी निज़ाम के अंदर डेवलपमेंट हुई, तरक्की, क्या उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, आप बयान कर सकते हैं। तो ये देखिए कि चारों सवालात दरअसल आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो अर्लीस्ट मैन था और उसके बाद इंसान की जो वक्त के साथ साथ इंसान ने डेवलप किया अपने आप को या अपनी सोसाइटी को, तो उसके साथ तालीमी इदारे किस तरीके से जो है ना वजूद में आए और परवान चढ़े। दरअसल मौजू जो है और सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा इसी के गिर्द घूमेगा। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि हमने टाइटल देना और प्रेसी जो है वो भी देनी है, वो 5 छठा सवाल है, वो तो ज़ाहिर है कि एक कंपल्शन होती है, उसको ना भी पढ़ें तो ज़रूरी नहीं है। ये अब आपके सामने एक मॉडल पैसेज है जिसके 3 पैराग्राफ हैं और दिस पैसेज हैज़ आर्कियोलॉजिकल टचेस। इस पैसेज को पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें दरअसल एक आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च है वो उसकी आपको एक झलक नज़र आएगी कि माहरे सारे कदीमा से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इस पैसेज को अब हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैसेज BA के एग्ज़ाम 1995 ग्रुप 1 में आया था। तो उसके बाद ये 21 साल बाद 2016 में फिर दोबारा से पेपर में दिया गया। तो लेट्स स्टार्ट। एज मीन जब, वी सर्वे कहते हैं जायज़ा लेने को, दी होल कोर्स, होल मीन तमाम, कोर्स मीन अरसा, ऑफ मैंस डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की, इंसान की तरक्की, फ्राम द अर्लीस्ट टाइम्स, इंतहाई अर्ली यानी अर्लीस्ट मीन शुरू तरीन, टाइम्स मीन ज़माने, टू द प्रेजेंट मौजूदा ज़माने तक, एंड फ्राम द मोस्ट प्रिमिटिव और इंतहाई कदीम तरीन ज़मानों से, प्रिमिटिव मीन कदीम और मोस्ट मीन यानी 3rd डिग्री एडजेक्टिव है, मोस्ट प्रिमिटिव कदीम तरीन जो द्वार हैं, एंड टू सिंपल और इंतहाई जो सादा द्वार थे, टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लिविंग, इंतहाई पेचीदा जो इंसान का रहन सहन है उस दौर तक, क्योंकि आज के दौर में इंतहाई पेचीदा रहन सहन हो चुका है, शुरू के दौर में बड़ा सादा था। तो वी आर स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड, तो हम बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली मीन बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड मुतासिर होते हैं
बाय द फैक्ट, इस हकीकत से, दैट के वेयर एवर, जहाँ कहीं, मैन इंसान, हैव लिव्ड रहे हैं, टुगेदर इकट्ठे, देयर हैज़ बीन सम ग्रुप, वहाँ कोई ना कोई ऐसा ग्रो रहा है, इंटरेस्ट इन एजुकेशन, जो तालीम के अंदर दिलचस्पी रखता है। तो ये लाइन जो है, ये सेंटेंस जो है, ये कमोबेश 6 लाइनों में जाके ख़त्म हुआ है। इट इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी सादा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बहरहाल दरमियाना सा है, ना बहुत ज़्यादा पेचीदा है, ना बहुत ज़्यादा सादा है। तो अब इसका तर्जुमा मैंने लफ्ज़ी कर दिया है, अब मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा और वजाहत करूँगा। वो कहता है, एज़, जब हम इंसान की तरक्की के पूरे दौर का जायज़ा लेते हैं, शुरू के अदवार से लेके मौजूदा दौर तक, और इंतहाई कदीम अदवार और सादा तरीन जो दौर था, इंतहाई कदीम दौर और सादा तरीन जो दौर था, तब से हम जायज़ा लेते हैं, टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लिविंग, जब वहाँ तक जहाँ इंसान का जो रहन सहन का जो निज़ाम है वो इंतहाई पेचीदा हो गया। वी आर स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट, तो हम इस हकीकत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, दैट वेयर एवर मैन हैव लिव टुगेदर, कि जहाँ कहीं इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया या इकट्ठे रहे हैं, जहाँ भी इंसान, देयर हैज़ बीन सम ग्रुप इंटरेस्ट इन एजुकेशन, वहाँ कोई ना कोई उनमें ऐसा ग्रो रहा है इंसानों में जो कि तालीम में दिलचस्पी रखता था, तदरीस में, सीखने सिखाने में दिलचस्पी रखता था। यानी दोबारा से करते हैं, कहता है, जब हम पूरी इंसानी तरक्की के दौर का जायज़ा लेते हैं, इंतहाई शुरू के दौर से मौजूदा दौर तक, और इंतहाई कदीम दौर से जो लेके और मौजूद सादा तरीन जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, उससे लेके मौजूदा दौर के इंतहाई पेचीदा तरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके तक, तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि जहाँ कहीं भी इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया, वहाँ हमेशा कोई ना कोई ऐसा ग्रोथ था जो कि तालीम में दिलचस्पी रखता था। यहाँ फिर दूसरा सेंटेंस है, एज़ द ग्रुप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और जब ये इंसानी ग्रोह पेचीदा होता है, दिस इंटरेस्ट ग्रोज, तो ये दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है, एंड इंस्टीट्यूशन और इदारे डेफिनेटली चार्ज विद द टास्क, चार्ज विद यानी ज़िम्मेदारी सौंपना, टास्क मीन काम, ऑफ टीचिंग तदरीस, आर क्रिएटेड तख्लीक किए जाते हैं। कहता है कि जूँ जूँ ये दौर जूँ जूँ ये ग्रो जो है पेचीदा होता है, तो ये भी हमें जायज़े से पता चलता है कि जूँ जूँ ये ग्रो जो है, ग्रुप जो है वो पेचीदा होता चला जाता है, तो और उस दिस कॉम्प्लेक्स दिस इंटरेस्ट ग्रोज, तो ये जो दिलचस्पी है वो बढ़ती चली जाती है, और ऐसे इदारे जो है ना जिसके ज़ुम्मे तालीम देना, तदरीस का काम है, वो तख्लीक किए जाते हैं। दस दी स्कूल कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, इस तरीके से स्कूल वजूद में आते हैं, एंड एन एजुकेशन सिस्टम एवॉल्व, और इस तरीके से एक तालीमी निज़ाम एवॉल्व करता है, तश्कील पाता है, अपनी शक्ल बनाता है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बात डिस्कस की गई है कि हाउ एन एजुकेशनल सिस्टम एवॉल्व्स, के तालीम एवोल्यूशन कैसे होता है किसी तालीमी निज़ाम का। बट सो फार एज वी नो फ्रॉम द मिगर रिकॉर्ड्स विच हैव बीन लेफ्ट, लेकिन जहाँ तक हमारे पास जो रिकॉर्ड छोड़ा गया है, जो कलील, मिगर मीन होता है कलील, जो थोड़ा बहुत कलील रिकॉर्ड, बहुत कम रिकॉर्ड जो हमें जिसका इल्म है, अर्ली मैन हैड ओनली अ वेरी सिंपल एजुकेशन सिस्टम,
जो अर्ली मैन था, इंसान शुरू के दौर का इंसान, उसका तालीमी निज़ाम इंतहाई सादा था। अब ये मेगा रिकॉर्ड से मुराद ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो दरअसल किसी किताब या लिखी हुई शक्ल में नहीं होता, बल्कि वो दरअसल उनके जो कदीम ज़माने के जो इंसान हैं उनके जो खंडरात या बाक़ियात होते हैं उसकी स्टडी से पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कदीम ज़माने में जो इंसान गारों में ज़िंदगी बसर करते थे, तो गारों की दीवारों के ऊपर उन्हें कुछ तस्वीरें मिली या उसके गारों के अंदर जो है उन्हें कुछ ऐसे टूल्स मिले, तो उसी से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो कदीम ज़माने के दौर के इंसान थे वो किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे। वो कहते हैं जहाँ तक हमारे पास एक कलील, ये इंतहाई कलील किस्म का रिकॉर्ड होता है, बड़ा मुबहम वेग सा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर से बड़ी महारत से कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। तो कहता है कि जहाँ तक हमें जो कलील रिकॉर्ड हमारे पास पहुँचा है उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि शुरू के दौर का इंसान जो है वो उसका तालीमी निज़ाम बड़ा सादा था। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लर्निंग वॉज पिकड अप यहाँ पिकअप का मतलब उठाना भी होता है, लेकिन पिकअप का मतलब सीखना भी होता है, तो यहाँ सीखना मुराद होगा। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग वॉज पिकड अप, ज़्यादातर बच्चे की जो सीखने का अमल था वो होता था एज ही वॉज एसोसिएटेड with his parents and other member of the family, tribe, clan और larger group, कि ज़्यादातर जो बच्चा था वो सीखता था उन लोगों से जिनके साथ वो मुंसलिक होता था, और वो होते थे उसके वालिदैन, ख़ानदान के दूसरे अफराद मसलन बहन भाई वगैरह, ट्राइब या कबीला या क्लैन, या फिर वो जो करीबी इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, कज़न वगैरह, या जो है वो आप कह लें कि अंकल वगैरह। तो और लार्जर ग्रुप, या कोई एक बड़ा ग्रोह जो है ना, कई कबाइल जो है इकट्ठे रहते थे एक ग्रुप बना के, तो उसको भी आप कह सकते हैं। तो वो कहता है कि शुरू के दौर के इंसान के जो बच्चे थे उनकी जो लर्निंग होती थी वो ज़्यादातर उनके वालिदैन या कबीले और ख़ानदान के ज़रिए होती थी, और दरअसल तालीम जो होती है वो ज़रूरत जो इंसान की होती है उसी की एक झलक होती है। तालीम के अंदर भी इंसान की जो बेसिक जो नीड है वो उसकी एक तो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन चाहता है इंसान, उसके लिए मजहबी तालीम होती है, लेकिन जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक मेजर चीज़ है वो है कि मुआश इंसान की, कि इंसान को की मुआश और अपनी सेफ्टी। अब ये दो चीज़ें हैं कि इंसान जो है ना पेट भरने के लिए उसको कोई ना कोई पेशा या को जो है ना खुराक हासिल करने का तरीका आना चाहिए, और दूसरी है कि अपना दिफा भी करना आना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना ख़ानदान के अफराद ही उसको सिखाते थे कि आपने जो है वो अपना दिफा कैसे करना है, और ज़्यादातर दिफा जो है वो ज़ाहिर है कि जो हॉस्टाइल ग्रुप होते थे या ज़्यादातर जो जानवर होते थे, क्योंकि इंसान जंगल की ज़िंदगी गुजारता था, तो जो दरिंदों वगैरह से या खूनखार जानवरों से कैसे बचना है ये, और उसके अलावा इंसान ने अपने आप को तनोमंद रखने के लिए और ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए खुराक कैसे हासिल करनी है ये सिखाया जाता था। तो वो सीखता क्या था, ही लर्न टू फिश एंड हंट। वो शुरू के दौर के इंसान का जो बच्चा था वो सीखता था मछली पकड़ना और शिकार करना, टू प्रिपेयर हिज फूड, और खाने के लिए अपनी खुराक तैयार करना। उसे सिखाया जाता था कि इसको खुराक को जो है ना तैयार कैसे करना। फिर दूसरा है कि डिफेंस कैसे करना है, टू फाइट हिज एनिमीज़, और अपनी जो है ना अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है, अपना दिफा, अपने आप को बचा के कैसे रखना है। अब दुश्मन उसके जो जानवर भी होते थे और दूसरे इंसान भी, मुखालिफ कबाइल भी होते थे, और टू टेक केयर ऑफ हिज सिंपल एंड एलिमेंट्री नीड्स। और तीसरी चीज़ जो उन्हें सिखाई जाती थी वो ये थी कि सादा और जो बुनियादी अपनी ज़रूरियात है ना ज़िंदगी की वो कैसे पूरी करनी है, मुआश के अलावा और
उसके अलावा दुश्मनों से बचने के अलावा सादा जो ज़रूरियात हैं इंसान की ज़िंदगी में, इन दो चीज़ों के अलावा उनको कैसे पूरा करना है। इन शॉर्ट ही लर्न टू सर्वाइव, सर्वाइव होता है ज़िंदा रहना, इन दी वर्ल्ड, इन मुख्तसर ये है कि वो एक ऐसी दुनिया में रहना सीखता था, इन विच ही फाउंड हिमसेल्फ, जिसमें वो अपने आप को पाता था, जिसमें वो अपने आप को पाता था, उसी दुनिया के मुताबिक वो रहना भी सीखता था। अब जैसे आज के दौर में हम रह रहे हैं, तो हम लोग तो तलवार जो चलाना है या इसके अलावा हथियार चलाना नहीं सीखते, क्योंकि आज के दौर के अंदर जो है आप जानते हैं कि डेवलप दौर है। आज के दौर में जो ये काम आम सिविलियंस नहीं करते, बल्कि इसके लिए अलग से हर माशरे ने, हर मुल्क ने अपनी फ़ौज रखी हुई है। तो पुराने ज़माने में हर किसी को अपना अपना डिफेंस खुद करना पड़ता था, बहुत अर्लीस्ट टाइम्स की बात हो रही है। तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज में अगर आप देखें तो इस पैसेज में बताया गया है कि शुरू के दौर का जो इंसान था उसका तालीमी निज़ाम जो था वो कैसा था, तो वो तालीमी निज़ाम में क्या कुछ सीखता था। तो इसमें है इस पैसेज का अगर आप टाइटल इस पैराग्राफ का अगर आप टाइटल बनाएं तो टाइटल ये बनेगा कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अर्ली मैन। फिर तीसरा और लास्ट पैराग्राफ है इस पैसेज का, द एज द लाइफ ऑफ द ग्रुप, जब ग्रोह की ज़िंदगी पेचीदा, बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा हो गई, सर्टन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप took it upon themselves to become thoroughly familiar with the traditions and the customs and devoted themselves of their time to the teaching of the young one। जूँ जूँ ये ग्रोह या कबीले जो रहते थे, ये थोड़े बहुत जो है ना तरक्की करते चले गए, इन्होंने ज़राअत सीख ली और इनकी जो है ग्रोह जो है बहुत फैल गए, इनकी ज़िंदगियाँ पेचीदा हो गई, बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा से पेचीदा होते चले गए, आबादी ज़्यादा हो गई। सर्टन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुक इट अपॉन देमसेल्फ, तो जो इनके इन कबीलों या इन ग्रोहों के कुछ मेंबर्स थे ना, कुछ लोग थे, उन्होंने अपने ऊपर ये ले लिया टू बिकम थोरली फेमिलियर विद द ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स, के जो कबीले या ग्रोह की रवायात है ना, उनको वो उससे वो खुद फेमिलियर हो जाएं थोरली, मुकम्मल तौर पे, एंड डिवोटेड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू द टीचिंग ऑफ द यंग वन, और यंग उन्होंने अपने आप को वक्फ कर लिया कि अपने आप का अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर वक्त है वो जो नो उम्र लोग हैं ना, नो उम्र बच्चे हैं या यंग वंस हैं, उनकी टीचिंग में वो टाइम गुजारेंगे, उनको बताएंगे कि जो हमारे ग्रोह की ट्रेडिशंस या कस्टम्स कैसे हैं, या हम लोगों ने अपना डिफेंस करना है तो कैसे करना है। तो इसी तरीके से अगर हमने अपनी मुआश सीखनी है कि शिकार कैसे करना है, तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ले ली, यहाँ वो मखसूस लोग हो गए जिन्होंने अपने आप को इसके लिए डिवोट कर जो कह लें अपने आप को वक्फ कर दिया। फिर एट फर्स्ट दिस टीचिंग वाज डन, अब शुरू में ये कोई स्पेसिफिक नहीं था कि कोई दिन मुकर्रर किया जाता था या वक्त मुकर्रर किया जाता था कि फ़लाँ वक्त पे क्लास होगी और आके आपने सीखना है, नहीं, वो कहता है ऐसे नहीं है। एट फर्स्ट दिस टीचिंग वाज डन, शुरू में ये जो टीचिंग होती थी ये की जाती थी वेयर एव द टीचर एंड अ ग्रुप ऑफ लर्नर केयर टुगेदर, जहाँ टीचर सिखाने वाला और सीखने वाले जो ग्रोह थे ना, उन वो इकट्ठे हो जाते थे, तो वहीं पे लर्निंग टीचिंग स्टार्ट हो जाती थी। यानी कोई स्पेशल टाइम नहीं था, दिन नहीं था, और जहाँ भी वो इकट्ठे हो गए वो जो सिखाने वाला था वो सिखा देता था और सीखने वाला सीख जाता था। बट लेटर स्पेसिफाइड प्लेसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग वर सेटअप, लेकिन बाद अज़ां स्पेसिफाइड मखसूस मकामात फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने सिखाने के लिए वर सेटअप कायम कर दिए गए। यानी जब और ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी जो है वो पेचीदा हो गई, और तो फिर क्या हुआ कि बाद में उन्होंने मखसूस मकामात जो है ना वो बना दिए कि यहीं पे लोग आके सीखेंगे
सिखाएंगे। पहले इससे पहले ये था कि जहाँ जो है ना जो लर्नर थे या टीचर थे वो इकट्ठे होते थे, वो सीख लेते थे, लेकिन बाद अज़ां मखसूस मकामात बना दिए गए। तो ये जो मखसूस मकामात थे, दीज़ वर फर्स्ट स्कूल, ये दुनिया के पहले स्कूल्स थे। तो इस तीसरे पैसेज के अंदर हमने ये पैसेज के तीसरे पैराग्राफ में हमने ये सीखा है कि दुनिया में पहली दफ़ा जो स्कूल्स हैं वो कैसे वजूद में आए। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर्स। Now after reading and comprehension the passage, it is time to answer the questions। तो हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो हमने पैसेज तो मुकम्मल पढ़ लिया और हमें उसकी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम इसी की फ्रेमवर्क के अंदर इसके सवालात का जवाब देंगे। तो हमने जो पैसेज जो था उसके 3 पैराग्राफ थे, तो वो जो पहला पैराग्राफ है उसको अलग कर लिया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने स्क्रीन पे आपके लिख दिए हैं। तो पैसेज आपके सामने, पैसेज का जो पहला पैराग्राफ है वो आपके सामने आपको ब्लैक, ब्लू और रेड में लिखा नज़र आ रहा है। ये क्यों लिखा है, ये इसकी वजाहत मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा था, हाउ कैन वी से दैट इवन द अर्लीस्ट मैन हैड इंटरेस्ट इन एजुकेशन। आप ये कैसे कह सकते हैं कि शुरू के दौर का इंसान जो था उसकी तालीम में दिलचस्पी थी। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने पैसेज पढ़ा है उसमें अगर आप देखें तो शुरू वाली 4 लाइनें जो हैं उसके अंदर ही जवाब है। अब ये सेम टू सेम लाइंस उठा के आप इसका आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें कोई बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल भी होगी। और वैसे भी रिक्वायरमेंट ये है कि योर आंसर मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स, कि आपका जवाब अपने अल्फाज में होना चाहिए। आप कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं कर सकते। 10th क्लास में जैसे पैसेजेस होते हैं उस तरह आप कॉम्प्रिहेंशन के उस तरीके से आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ये एक ज़ाहिर है हायर लेवल, एक जो कह लें कि हायर स्टडीज़ में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए कि जो है आपका सवाल ये है कि अर्लीस्ट मैन का जो शुरू के दौर के का इंसान था उसकी तालीम में दिलचस्पी जो थी वो थी, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये पहली जो लाइन है वो तकरीबन इसी बारे में थी कि एज़ वी सर्वे द होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट फ्राम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, from the primitive and simple to the most complex way of living, we are strongly impressed by the fact that wherever men have lived together there has been some group interested in education। तो आपके सामने इसका जवाब जो है ना इसी के अंदर से निकल आया और जवाब आपने अपने अल्फाज में लिखा। और जवाब जो है वो याद रखें, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के एंड पे, उसमें जो आप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रीफ हों। आप टू द पॉइंट जो जवाब दें, चाहे वो 1 सेंटेंस का हो या 3 सेंटेंसेस का हो। जो चीज़ पूछी है वो आपने बतानी है। तो अब आपने बताया ये कि बाय स्टडिंग द होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट, कि हमने इंसानी तरक्की का जो तमाम अरसा है उसकी स्टडी करके, अब वहाँ पे सर्वे का लफ्ज़ यूज़ किया था, हमने स्टडी का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, सेंटेंस की फॉर्मेशन भी चेंज कर ली, एज़ वही हमने यूज़ किया था वहाँ पे एक्चुअल पैसेज में। और यहाँ पे हम बाय स्टडिंग द होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट वंस, के शुरू के दौर से लेके अब तक के दौर में इंसानी जो तरक्की हुई है अगर उसको स्टडी किया जाए तो क्या होगा। एंड फ्राम द सिंपल लाइफ टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ, और सादा तरीन ज़िंदगी से इंतहाई पेचीदा तरीन ज़िंदगी को डिस्कस किया जाए जो आज के दौर की पेचीदा तरीन ज़िंदगी है। वी कैन से दैट इवन अर्लीस्ट मैन हैड इंटरेस्ट इन एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं कि शुरू के दौर का इंसान तालीम में दिलचस्पी रखता था। तो उसने पूछा था हाउ कैन वी से, हम जवाब में ज़ाहिर है कि इसी का जवाब देंगे। हाउ का जवाब हमने देना है। दरअसल इसमें की पॉइंट हाउ है कि कैसे इंसान जो है आप कह सकते हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि इंसान जो है शुरू के दौर का इंसान तालीम में दिलचस्पी रखता था। तो कैसे का जवाब आपने दिया है बाय स्टडिंग दी होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट। ये दरअसल मेजर
जो है वो अल्फाज हैं शुरू में कि बाय स्टडिंग दी होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट, कि कैसे इंसानी तारीख के इर्तका या तरक्की की स्टडी करके आपको ये पता चला कि इंसान, शुरू के दौर का इंसान तालीम में दिलचस्पी रखता था। अब दूसरा जो सवाल है उसमें दरअसल दो सवाल हैं, उसमें हाउ भी है और व्हेन भी है, यानी कब और कैसे। तो लिहाजा आपने खाली कब का या खाली कैसे का जवाब नहीं देना, आपने दोनों जवाब देने हैं। हाउ एंड व्हेन वाज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड, दुनिया में पहला तालीमी इदारा कब और कैसे वजूद में आया। अब कब जो है वो ज़ाहिर है उससे फ़ौरी तौर पे ज़हन में आता है कि शायद कोई सन, कोई जो है ईयर शायद मेंशन करना होगा, लेकिन पैसेज को पढ़ के हम अंदाज़ा होगा कि दरअसल इससे मुराद कोई ख़ास जो है ना ईयर या जो है ना कोई सन नहीं है, बल्कि इससे मुराद एक जो है आर्कियोलॉजिकल जो एक गैस है ना वो दरअसल है कि कब ऐसा हुआ होगा। तो अब इसमें ऐसा है कि जवाब जो इसका बनेगा कब और कैसे तालीमी इदारा वजूद में आया, तो इसका जवाब अगर आपने पैसेज का पहला पैराग्राफ पढ़ा हो तो उसकी आखिरी 2-3 लाइनें हैं कि एज़ दी ग्रुप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जूँ जूँ इंसानी जो ग्रो है वो पेचीदा से पेचीदा होता चला गया। एज़ दी ग्रुप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स दिस इंटरेस्ट ग्रोज, तो ये इसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। एंड इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली चार्ज विद द टास्क ऑफ टीचिंग आर क्रिएटेड, तो जो तालीमी इदारे हैं, ऐसे इदारे जिनके ज़ुम्मे टीचिंग का काम था वो क्रिएट हो गए। द स्कूल कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, इस तरीके से स्कूल वजूद में आए। एंड एन एजुकेशनल सिस्टम एवॉल्व्स, और इस तरीके से एक तालीमी जो कह लें कि निज़ाम है वो एवॉल्व होता है, तश्कील पाता है। अब इसमें आप ज़रा गौर करें तो ये इसका जो पूरे पैराग्राफ का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। तो सम टाइम ये एक स्टाइल होता है राइटर का कि पास्ट की बात वो प्रेजेंट टेंस में भी बयान कर देते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें जवाबात जो उसने पूछे हैं, तो जवाबात जो सवालात जो किए हैं पहले दो जिसमें उसने जवाबात पूछे हैं, तो उसमें उसने दरअसल पास्ट टेंस में पूछा है। तो ज़ाहिर है कि हज़ारों साल पहले अर्ली मैन जो था वो पास्ट था, राइटर ने अपने स्टाइल के मुताबिक उसको उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो आप जो है वो भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करें। ज़ाहिर राइटर ने पास्ट टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आपने पास्ट टेंस में ही उसके आंसर देने हैं। तो हाउ एंड व्हेन का आपने जवाब दिया और कैसे दिया, इसी में से आपने कि जब इंसानी ग्रोह पेचीदा से पेचीदा होता चला गया तो उसकी दिलचस्पी बढ़ी। अब ये जब का जो है ना इसमें कैसे का जवाब आ रहा है, हाउ का। एंड इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली चार्ज विद द टास्क ऑफ टीचिंग आर क्रिएटेड, और इस तरीके से जो ऐसे इदारे वजूद में आए या तख्लीक किए गए जिनके ज़ुम्मे तालीम थी, टीचिंग थी, तदरीस थी। दस दी स्कूल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एजुकेशनल सिस्टम एवॉल्व, इस तरीके से स्कूल वजूद में आता है और तालीमी निज़ाम एक शक्ल पाता है। तो आपका जवाब वाज़े है, व्हेन दी ग्रुप। अब ज़ाहिर है उसमें उसने दी ग्रुप लिखा है क्योंकि वो पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ में की पिछली लाइन में उस जो है ना ग्रुप का ज़िक्र था कि वो कौन सा ग्रुप जो कि तालीम में दिलचस्पी रखता था। लिहाजा हमने चूँकि एक क्वेश्चन जो है पूरा एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, तो हमने वो ग्रुप कौन सा है उसको भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया, और वो ब्लू अल्फाज में ऊपर भी मेंशन है और आंसर में भी मेंशन है। व्हेन दी ग्रुप इंटरेस्टेड इन एजुकेशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, जब जो ग्रो तालीम में दिलचस्पी रखता था वो ज़्यादा पेचीदा हो गया। दिस इंटरेस्ट ग्रू, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी। एंड इंस्टीट्यूशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग वर क्रिएटेड, और ऐसे इदारे वजूद में लाए गए जिनके ज़ुम्मे टीचिंग थी, तदरीस थी। दस फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश,
इस तरीके से पहला दुनिया में तालीमी इदारा वजूद में आया। वहाँ पे उसने स्कूल लिखा था, हमने तालीमी इदारा कर लिया, और उसमें एजुकेशन सिस्टम ज़ाहिर है वो भी आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम डिड अर्ली मैन हैव, कि शुरू के दौर का इंसान जो था उसका तालीमी निज़ाम कैसा था। यहाँ तालीमी निज़ाम किस किस्म का था, क्या था। तो व्हाट का आपने आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपने जो है वो हाउ का आंसर दिया था, जबकि दूसरे में हाउ और व्हेन, कब और कैसे का जवाब दिया था। अब इसमें क्या का जवाब देना है। तो ये जो अल्फाज हैं व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव वर्ड्स, जो कि आपको बताते हैं कि सवाल का जो है वो जवाब आपने किस अंदाज में देना है, सवाल दरअसल है क्या। ये तो इस एक लफ्ज़ से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम किस किस्म का था। अब ये जवाब एक बड़ा सीधा साधा सा जो है एक पैसेज का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें मौजूद है, और बड़ा सीधा साधा जवाब है जो कि बड़ा सिंपल आंसर है, और जो कि कोई भी शख्स जवाब दे सकता है, जो कि लाइन के अंदर मौजूद है। वो ये है कि अर्ली मैन हैड अ वेरी सिंपल एजुकेशन सिस्टम, कि शुरू के दौर का इंसान का जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज वेरी सिंपल। एक तो ये सीधा साधा जवाब हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे या कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो एग्ज़ामिनर विल एक्सपेक्ट यू मोर देन दैट, इससे ज़्यादा एग्ज़ामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इससे कुछ बढ़ के जो है ना ज़रा वजाहत से जवाब दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि सादा तरीन निज़ाम था, तो वो सादा तरीन निज़ाम किस तरह से था, तो किस तरह से था वो आप पहली लाइन में तो ये जवाब है, बट सो फार एज वी नो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स विच हैव बीन लेफ्ट अर्ली मैन हैड ओनली अ वेरी सिंपल एजुकेशन सिस्टम। ये जो दूसरा पैराग्राफ है पैसेज का वो हमने ऊपर लिख दिया है, जिसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। और इसकी पहली लाइन जो अभी मैंने पढ़ी है तो इसमें वाज़े है कि जो शुरू के दौर का इंसान जो था उसका जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमारे पास, जो मिगर रिकॉर्ड है, बहुत कलील रिकॉर्ड है। ज़ाहिर है कि शुरू के दौर का इंसान जो था वो अभी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, तो ना ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड हैं वो इस शक्ल में ही होते हैं कि आमतौर पे उनके खंडरात, गारों के अंदर से वो जो उनकी बाकियात मिलती हैं उससे से वो कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, या उनके इस्तेमाल की कुछ चीज़ अगर मिल जाती है हज़ारों साल पुरानी तो उससे कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर दे, वो किस तरह के लोग होंगे। तो इसी से उन्होंने ज़ाहिर है कि वो जो मिगर रिकॉर्ड है उससे अंदाज़ा लगाया कि उनका तालीमी निज़ाम बड़ा सीधा सादा सा था। तो अब अगर इतना जवाब देंगे तो दैट विल नॉट बी सफिशेंट। आंसर तो वैसे बन जाता है लेकिन सफिशेंट नहीं होगा, ख़ास तौर से कंपेटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो मतलब हायर एग्ज़ाम्स होते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसमें ज़रा इस तरह का जवाब जो है वो प्रॉपर लगता नहीं है। आपने ये भी जवाब देना है कि ये सादा निज़ाम जो था शुरू के दौर का इंसान, ये सादा किस तरह से था। तो इसकी सादगी की वजाहत आगे की गई है। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लर्निंग वॉज पिक्ड अप एज ही वॉज एसोसिएटेड विद हिज पेरेंट्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, कि ज़्यादातर जो है ना बच्चे की जो लर्निंग होती थी वो उसके उन लोगों के साथ होती थी जो कि जिनके साथ वो एसोसिएट होता था, वो और उसके वालदैन होते थे एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली के जो दूसरे अफराद होते थे, भाई बहन वगैरह, ट्राइब, क्लैन और लार्जर ग्रुप। तो जो उसके करीबी लोग होते थे मीन के वो जो है ना उनसे वो लर्निंग होती थी। एक तो ये एक वजह है कि सादा निज़ाम इस वजह से भी था कि घर के अंदर ही और करीब तरीन ही उसको जो है ना जो सीखने का अमल मुयसर था। दूसरी ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरतें बड़ी सादा थी, तो आगे एक मज़ीद वजाहत की गई है। ही लर्न टू फिश एंड हंट, टू प्रिपेयर हिज फूड एंड फाइट हिज एनिमीज़ एंड टू टेक केयर ऑफ हिज सिंपल एंड एलिमेंट्री नीड्स। तो शुरू के दौर का जो इंसान था उसके जो बच्चे होते थे उसको वो मछली पकड़ना, शिकार करना सिखाते थे कि शिकार करना जो है ना खुराक के लिए या फिर अपने बचाव के लिए जो है ना वो किस तरह से मछली पकड़नी है, शिकार करना है, या अपनी खुराक कैसे तैयार करनी है, ये उसको सिखाया जाता था।
कि खुराक जो है वो आपने आग के ज़रिए जो है ना उसको तैयार करना है। यहाँ जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कह लें कि वो उस प्रोसेस करके या उसको जो बिल्कुल सादा शक्ल के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको किसी ख़ास अमल से गुजार के इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसको सिखाया जाता था। या उसको अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ के जो दूसरे दुश्मन कबाइल थे या दूसरे जो दुश्मन अफराद थे कि उनके ख़िलाफ़ अपना बचाव कैसे करना है, या इवन जो बीस थे जंगल में इंसान शुरू के दौर में रहता था, तो जो उस दरिंदे हैं वो भी उसके दुश्मन थे, तो उनसे कैसे बचना है। एंड टू टेक केयर ऑफ़ हिज सिंपल एंड एलिमेंट्री नीड्स, और अपनी सादा ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। सादा जो एलिमेंट्री बुनियादी किस्म की ज़रूरियात हैं, मसलन कि अपने आप को जो है मौसमी जो हालात हैं उनसे, गर्मी सर्दी से कैसे बचाना है, ये वो सादा सी चीज़ें थी। ये लिहाजा शुरू के दौर के इंसान की जो ज़िंदगी थी वो दरअसल अपने सर्वाइवल के गिर्द घूमती थी। लिहाजा वो सर्वाइवल ज़ाहिर है कि तालीम जो होती है वो दरअसल इंसान की ज़रूरत के साथ साथ डेवलप करती है। तो शुरू के दौर के इंसान की जो तालीम थी वो उसकी सर्वाइवल के गिर्द घूमती थी। तो सर्वाइवल में बुनियादी चीज़ें थी खुराक, अपने दुश्मनों से बचना, और जो है ना उसके अलावा शिकार करना या अपनी एलिमेंट्री नीड्स को पूरी करना। तो ये वो चीज़ें थीं जो कि इंसान की ज़रूरत थीं। तो ये चीज़ें वो घर से ही और या करीबी ख़ानदान के अफराद से सीख लेता था। तो इन शॉर्ट ही लर्न टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड इन विच ही फाउंड हिमसेल्फ। ये एक एडिशनल सेंटेंस है जो आगे पिछले 3 जुमलों की वजाहत कर रहा है, लिहाजा इसको हम आंसर में जगह नहीं देंगे। तो बहरहाल हमने ये भी अब आंसर जो है ना इसका लिख लेते हैं, बल्कि लिखा है आपके सामने। Meager records left by early men indicate that early men had a very simple education system। जो बहुत कम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है अर्ली मैन का, शुरू के दौर के इंसान का, उससे पता चलता है कि शुरू के दौर के इंसान का तालीमी निज़ाम बड़ा सादा था। तो ये तो हमने पहली लाइन का जो है ना वो कह लें कि तकरीबन सेम टू सेम उसको थोड़ी सी चेंजेस के साथ लिख दिया। अब वो कैसे था वो आगे वजाहत हुई है, वो हम आगे क्वेश्चन के आंसर के अंदर आगे वजाहत करें। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लर्निंग वाज पिक्ड अप बाय हिज पेरेंट्स एंड डियर वंस, कि ज़्यादातर बच्चे की जो की जो तरबियत या उसका सीखना होता था वो दरअसल उसके वालदैन के ज़रिए या उसके करीबी लोग जिनसे वो ज़ाहिर है कि एसोसिएट होता था। वालदैन को मोहब्बत होती है बच्चों से, अपने बच्चों से, या बहन भाइयों में होती है, या करीबी जो कबीले के अफराद थे जो जिनको हमने नियर एंड डियर वंस लिख दिया बजाय इसके कि फैमिली, ट्राइब, क्लैन वगैरह लिखें, तो हमने थोड़े से अल्फाज को चेंज करके लिख दिया। तो ये उनसे ही वो सीखता था। ही यूज़ टू लर्न हंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ हिज फूड, फाइटिंग अगेंस्ट एनिमीज़ एंड फुलफिलिंग हिज डेली नीड्स। वो सीखता था कि शिकार कैसे करना है, खुराक कैसे तैयार करनी है, अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ना कैसे है, और अपनी बुनियादी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। तो हमने जो है वही चीज़ें जो ऊपर पैराग्राफ में बयान हुई हैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज़ वेरी सिंपल और क्वेश्चन के बड़ा सीधा साधा एक जो लास्ट पैराग्राफ है पैसेज का उसके हवाले से है। कैन यू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एज द सोसाइटी बिकेम मोर कम्प्लेक्स। जूँ जूँ मुआशरा पेचीदा से पेचीदा होता चला गया, तो क्या उस दौर की जो तालीमी डेवलपमेंट है वो आप बयान कर सकते हैं। तो जो लास्ट पैसेज है वो शुरू ही ऐसे होता है, एज द लाइफ ऑफ द ग्रुप बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, तो वो हिंट वहीं से आपको मिल जाता है। लिहाजा लास्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर ही पैसेज के लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि जो है वो कहता है कि जब इंसान की ज़िंदगी पेचीदा से पेचीदा होती चली गई, सर्टन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप took it upon themselves to become thoroughly familiar with the tradition and custom and devoted themselves of their time to the teaching of the young। तो कुछ मखसूस लोगों ने जो है ना अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ले ली कि वो जो अपने रवायात या रवाज थे, ज़ाहिर है इंसानी मुआशरा कदीम जितना भी कदीम था वो इंसान इकट्ठे रहते थे, वो तो कुछ ना कुछ रवायात और रवाज ज़रूर थे। तो कहता है कि उन्होंने रस्म व रवाज जो है ना वो जो कुछ लोगों ने अपने ज़िम्मे ले लिए कि वो सीखेंगे
और उन्होंने अपने आप को वफ़ कर लिया कि वो ये जो चीज़ें हैं ना, जो नए यंग वन होंगे ना, जो नए नौजवान लोग होंगे, उनको सिखाया करेंगे। तो एट फर्स्ट दिस टीचिंग वाज डन वेयर एवर टीचर एंड अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स केयर टुगेदर। शुरू में ये टीचिंग तदरीस का अमल कुछ इस तरीके से होता था कि जहाँ पे सिखाने वाला और सीखने वाले कभी बाय चांस इकट्ठे हो जाते थे, तो वहीं पे टीचिंग और लर्निंग का अमल शुरू हो जाता था। ये कोई स्पेशल नहीं था कि फ़लाँ बजे से फ़लाँ बजे तक हफ़्ते में 5 या 6 दफ़ा जो है स्कूल खुलेगा और उसमें जाके जो है ना लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। तो ये एक इनफॉर्मल तालीमी निज़ाम था, बेकायदा सा तालीमी निज़ाम के लोग शागिर्द बनते ज़रूर थे, उस्ताद भी होते थे, लेकिन को बाकायदा क्लास नहीं होती थी। जब जब वक्त मिला, जब मौका मिला, जहाँ इकट्ठे हुए, जहाँ मुलाकात हुई, वहीं पे सीख लिया। बट लेटर स्पेसिफाइड प्लेसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग वर सेटअप। बाद ऐसा हुआ कि मखसूस मकामात सीखने और सिखाने के लिए उन्होंने बना दिए। जो जो पेचीदगी इंसानी माशरे में आती गई, ज़रूरतें बढ़ती गईं, एक शख्स के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो सारे काम सीख सके और सिखा सके, तो काम आमतौर पे डिवाइड हो गए। तो जो है सीखने सिखाने के लिए भी अलग मकामात जो है ना कायम कर दिए गए। दीज वर फर्स्ट स्कूल्स, ये दुनिया में पहले स्कूल थे। तो अब ये इसका आंसर है, एज़ द सोसाइटी बिकेम मोर कम्प्लेक्स, जो जो माशरा पेचीदा होता चला गया, सर्टन मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फेमिलियर विद द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। मखसूस माशरे के अफराद ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ली कि वो रस्म रवाज जो है ना, अब वो सीखेंगे, उससे फेमिलियर होंगे, आगाह होंगे। एंड डिवोटेड देमसेल्फ टू टीच द यंग वंस, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर लिया या अपने आप को वक्फ कर दिया कि वो नौजवान लोगों की तरबियत किया करेंगे। ये इस वजह से कि क्योंकि जो है वो माशरा पेचीदा हो गया था और ज़रूरतें ज़्यादा हो गई थी, तो एक शख्स के लिए मुमकिन था कि सारी चीज़ें कर सके, तो सीखने सिखाने के लिए अलग लोग हो गए। तो इसके अलावा अर्लियर दिस टीचिंग टुक प्लेस वेयर एवर द टीचर एंड द लर्नर्स गैदर। शुरू में तो ऐसा होता था कि जहाँ पे सीखने सिखाने वाले इकट्ठे होते थे, तो वहीं पे जो है ना सीखने सिखाने का अमल भी शुरू हो जाता था। बट लेटर फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिक प्लेसेस वर रिजर्व, लेकिन बाद में सीखने इस मकसद के लिए जो है ना मखसूस मकामात रिज़र्व कर दिए गए। दीज दे वर फर्स्ट स्कूल्स, ये दुनिया में पहले स्कूल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसका एक कोई सूटेबल टाइटल भी बनाएं। तो जब आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आपने रीडिंग की है और क्वेश्चन के आंसर भी आपने अटैम्प्ट किए हैं, और ज़ाहिर है कम से कम 2 दफ़ा रीडिंग की, एक दफ़ा वैसे रीडिंग की, एक दफ़ा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपने दोबारा से जो है रीडिंग की। तो अब पॉसिबल टाइटल्स जो है वो इसके क्या हो सकते हैं, वो हम अटैम्प्ट करने से पहले ये देखते हैं कि पैसेज में डिस्कस क्या हुआ है। पैसेज में बेसिकली हर पैसेज जो होगा उसमें 2 चीज़ें पैरेलल डिस्कस हो रही होंगी, कोई ना कोई। जैसे इसमें अगर आप देखें, ह्यूमन एवोल्यूशन, इंसान का जो इर्तका है, इंसान की जो तरक्की है वो, और उसके साथ तालीम, वो दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अगर आप पूरे क्रक्स निकालें पूरे पैसेज का, तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं थ्रू आउट द पैसेज। तो ये थ्रू आउट द पैसेज चूँकि ये 2 चीज़ें चल रही हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी इर्तका, इंसान का जो एवोल्यूशन है, तरक्की है, और उसके साथ तालीम या तालीमी निज़ाम। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के हम पॉसिबल इसके टाइटल देखते हैं। पॉसिबल टाइटल या पहला हमने ये बनाया, हाउ डिड फर्स्ट स्कूल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, दुनिया में पहले स्कूल कैसे वजूद में आए। ठीक है, ये भी एक कंक्लूडिंग जो है वो कह लें कि एक सेंटेंस से हमने लिया कि पहले स्कूल दुनिया में किस तरीके से बने या तालीमी इदारे किस तरीके से वजूद में आए। तो बहरहाल ये कंक्लूजन से रिलेटेड एक टाइटल बन रहा है, पैसेज के कंक्लूजन से रिलेटेड। दूसरा है एजुकेशन इन पास्ट एंड प्रेजेंट, तालीम माजी में और हाल में। अब ये पैसेज जो है, ये जो आंसर है ये भी रेलिवेंट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वजाहत मौजूद नहीं है।
कि पास्ट और प्रेजेंट से क्या मुराद है, पास्ट किस हद तक पास्ट, ठीक है। और ज़ाहिर है प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, लेकिन पास्ट ज़ाहिर है इंसान का पास्ट जो है उसको साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा जो कह लें कि एजेस में चेंज करते हैं। एक प्री हिस्टोरिक एज है, एक जो है ना उसके बाद मिडेवल एजेस हैं, उसके बाद जो है कह लें कि जो कह लें पिछले 500 साल का ज़माना है। तो इसको 3-4 जो है ना इसके बाद स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, बड़ी सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो पास्ट से क्या मुराद है ये अब जो है ना बहुत ज़्यादा वजाहत तलब नहीं है, बहरहाल ये भी टाइटल बन तो सकता है। टाइटल नंबर 3 है एजुकेशन सिस्टम ऑफ अर्ली मैन, कि शुरू के दौर का इंसान का तालीमी निज़ाम। अब ये भी ज़ाहिर है पूरे पैसेज में डिस्कस हुआ है। तो शुरू के दौर के बाद जो आगे उससे थोड़ा सा आगे दौर अगर आ जाए तो जहाँ जब इंसानी माशरा में मज़ीद पेचीदा हुआ, तो अब तक की इसमें बात की गई है। तो बहरहाल एक टाइटल ये भी बन सकता है। फिर है एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, कदीम दौर का तालीमी निज़ाम, ये भी बन सकता है। 5वां है एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम का इर्तक़ा। तालीमी निज़ाम का इर्तक़ा, आई थिंक सो दैट विल बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल। इसमें हमने इंसानी जो तारीख़ है, इंसानी तारीख़ में एजुकेशन का जो सिस्टम है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये हमने इसमें डिस्कस जो है ना पैसेज के अंदर किया था। मेनली थ्रू आउट दी पैराग्राफ जो मेन थीम है वो यही चल रहा था। तो एक हमने एवोल्यूशन का लफ्ज़ इंसान का जो है जो कह लें कि इंसान की जो तरक्की हुई है शुरू से लेके आज तक, वो जो तरक्की हुई है वो उसकी नेचर दरअसल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो इंसान ने जो तरक्की की है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही उसकी तरक्की है, वरना इंसान जो भी चीज़ नहीं करता है वो दरअसल वो सीखता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने माजी से सीखता है। तो वो एक तरह से उसकी वो एजुकेशन ही होती है। वो एजुकेशन वो अपने तजुर्बात से सीखता है, वो लोगों की बातों से सीखता है, वो अपने वालिदैन से सीखता है, वो मुआशरे से सीखता है। तो वो जो है वो एवोल्यूशनरी जो है वो प्रोसेस कहलाता है। तो वो एवोल्यूशन जो है वो ज़ाहिर है कि दैट इज़ इन अदर वर्ड्स एजुकेशन। तो बहरहाल जो मोस्ट सूटेबल है वो यही बन रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो दरअसल इसका प्रॉपर टाइटल बनेगा। नाउ द मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन का सबसे अहम जो एक कह लें हिस्सा है वो है प्रेसी राइटिंग, कि प्रेसी को बनाना। अब प्रेसी को बनाने के लिए जो है ना आपको बेसिकली आपका जो पैसेज है उसको आपको सेगमेंट्स में तकसीम करना होगा। अब सेगमेंट में हम ऑलरेडी इसको तकसीम कर चुके हैं। 3 पैराग्राफ थे, 3 पैराग्राफ को हमने अलग अलग कर लिया था और उसके साथ जो है हमने क्वेश्चंस को भी देखना है। जो क्वेश्चन हम पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं 4 क्वेश्चन, उनकी हेल्प लेनी है और अलग अलग जो हमने पैसेज के सेगमेंट बनाए हैं उसको देख के जो है वो हम प्रेसी लिखना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो पहला पैराग्राफ देखते हैं और उसके साथ हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे सामने लिखे हैं। तो एज वी सर्वे द होल कोर्स ऑफ मैंस डेवलपमेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट and from the most primitive and simple to the most complex way of living, we are strongly impressed by the fact that wherever men have lived together, there has been some group interested in education. As the group becomes more complex, this interest grows and institutions definitely charged with the task of teaching are created. Thus the school comes into existence and an education system evolves. अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही है जो बुनियादी नुक्ता, जो कि पहले 2 सवालों का हमने जवाब भी दिया था कि अगर हम शुरू के दौर के इंसान के इर्तक़ा का जायज़ा लें, अगर हम इंसान की डेवलपमेंट इर्तक़ा का जायज़ा लें
शुरू के दौर से लेके आज के दौर तक पे शुरू की सादा ज़िंदगी से लेके आज की पेचीदा ज़िंदगी तक, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो था वो तालीम में दिलचस्पी रखता था। और दूसरे सवाल में ज़ाहिर है कि इसी पैसेज में, इस पैराग्राफ में से हमने दूसरे का जवाब दिया था कि पहले जो तालीमी इदारे थे वो कैसे वजूद में आए। वैन द ग्रुप interested in education became more complex, this interest grew and educational and institution within responsibility of teaching were created. Thus first educational institution was created. इस तरीके से पहला तालीमी निज़ाम, पहला तालीमी इदारा वजूद में आया। अब इस के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बेसिकली 3 नुक्ते बनते हैं। पहला नुक्ता ये है कि इंसान की जो इंतहाई सादा ज़िंदगी से पेचीदा ज़िंदगी जो मौजूदा दौर की है तक उस तक का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि इंसान जो है शुरू से ही तालीम में दिलचस्पी रखता था। और दूसरा नुक्ता इसमें ये है कि जूँ जूँ इंसानी माशरा पेचीदा होता चला गया तो कुछ लोगों ने अपने ज़ुम्मे ये बात ले ली कि जो है वो तालीमी जो अमल है वो उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और तीसरा नुक्ता ये है कि इस तरीके से जो है ना दुनिया में पहला तालीमी इदारा वजूद में। अब तीनों बातों का हमने समोदिया प्रेसी के पहले जो है ना पार्ट के अंदर, तो पहला जो हिस्सा है प्रेसी का वो हमने कर दिया। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन शोज़ दैट अर्ली मैन लिविंग इन ग्रुप्स वर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना केयरफुल हो जाएंगे कि हमारे पास चॉइस अल्फाज की ऐसी हमने लेनी है जिसमें या सेंटेंसेस के फॉर्मेशन ऐसी बनानी है कि हम जो है जो 1/3 जो हमने चूँकि 1/3 अल्फाज के अंदर प्रेसी करनी है, 240 अल्फाज है तो 80 के करीब अल्फाज होने चाहिए। तो हमने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करना है कि वो जो कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बयान कर दें। तो पहला जो सेंटेंस है कि इंसानी तारीख़ का इर्तिका ज़ाहिर करता है दैट अर्ली मैन लिविंग इन ग्रुप्स वर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, के शुरू के दौर के इंसान जो ग्रोहों में शक्ल में रहते थे वो तालीम में दिलचस्पी रखते थे। और फिर व्हेन दीज ग्रुप्स बिकेम कॉम्प्लेक्स, जब ये ग्रुप पेचीदा हुए, इंस्टीट्यूशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग वर क्रिएटेड, तो कुछ इदारे तालीमी ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर थी वो वजूद में लाए गए, तख्लीक किए गए। तो इस तरीके से हमने मुकम्मल एक जो पैराग्राफ था उसकी कोशिश की है कि इसमें सारा खुलासा उसके अंदर दे हुए, कोई इम्पोर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर मिसिंग ना हो। उसके बाद पैसेज का दूसरा पैराग्राफ है कि दूसरे पैराग्राफ की हम जो है वो प्रेसी बनाएंगे और वो ये है कि बट सो फar एज़ वी नो फ्राम द मिगर रिकॉर्ड विच हैव बीन लेफ्ट, और जहाँ तक जो है कहता है हमारे पास मिगर कलील रिकॉर्ड जो मौजूद हैं शुरू के दौर के इंसान की, तो कहता है अर्ली मैन हैड ओनली अ वेरी सिंपल एजुकेशन सिस्टम, शुरू के दौर का इंसान का तालीमी निज़ाम बड़ा सादा था। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग वाज पिक्ड अप एज ही वाज एसोसिएटेड विद हिज पेरेंट्स, ज़्यादातर बच्चे की जो तालीम होती थी वो उसके वालदैन के साथ मुंसलिक होती थी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और मुआशरे के फैमिली के दूसरे अफराद के साथ, ट्राइब कबीले क्लैन और लार्जर ग्रुप या ख़ानदान या वो जो बड़ा ग्रोह होता था उसके साथ मुंसलिक। ही लर्न टू फिश एंड हंट टू प्रिपेयर हिज फूड, वो मछली पकड़ना, शिकार करना, खुराक तैयार करना, टू फाइट हिज एनिमीज़ या अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ना, एंड टू टेक केयर ऑफ हिज सिंपल एंड एलिमेंट्री नीड्स, या सादा और जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है उसकी जो है ना निगहदाश्त कैसे करनी है उसको जो है ना ये सीखता था। इन शॉर्ट ही लर्न टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड इन विच ही फाउंड हिमसेल्फ, मुख्तसर ये कि वो अपने आप को जिस दुनिया में पाता था उसमें सर्वाइवल सीखता था। तो बेसिक नुक्ता इसका यही है कि सर्वाइवल, कि सर्वाइव कैसे करना था, ये दरअसल बच्चा जो है ना वो शुरू के तालीमी
दौर के का जो निज़ाम था, जो बड़ा सादा सा निज़ाम था, उसमें सिर्फ सर्वाइवल के हवाले से जो चीज़ें थी कि इंसान ने सिर्फ ज़िंदा कैसे रहना है, ये उसकी ज़रूरत थी। तो इन नुक्तों को अब हमने सामने रखना है। सर्वाइवल जो कलील रिकॉर्ड है, और उसके साथ बच्चा जो सीखता था वो अपने करीबी ख़ानदान के अफराद से। तीन चीज़ें हो गई, कलील रिकॉर्ड, अपने बच्चा जो था अपने वालदैन के से सीखता था, और जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें सर्वाइवल के लिए सीखता था। तो इसको हम अब कम से कम अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। प्रेसी नीचे है। अर्ली मैन हैड आ वेरी सिंपल एजुकेशन सिस्टम। शुरू के दौर का इंसान का तालीमी निज़ाम बड़ा सादा था। अ चाइल्ड लर्न हंटिंग, preparing food, fighting and fulfilling his daily needs, taught by his near and dear ones। कि बच्चा जो था वो शिकार, मछली पकड़ना भी ज़ाहिर शिकार होता है, तो हमने हंटिंग का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। प्रिपेयरिंग फूड, खुराक तैयार करना। फाइटिंग सीखता था, यानी ज़ाहिर फाइटिंग होती है यानी एनिमीज़ के साथ है, तो हमने एनिमीज़ को ओमिट कर दिया। फुलफिलिंग हिज डेली नीड्स, और उसकी अपनी रोज़ाना की जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी करनी है, जो ज़ाहिर वो एलिमेंट्री आमतौर पे सादा ज़रूरियात होती हैं। तो इनको सिखाता कौन था? टॉट बाय हिज नियर एंड डियर वंस, जो उसको उसके करीबी लोग सिखाते थे। अब करीबी लोगों में ज़ाहिर वालदैन है, फैमिली मेम्बर है, ट्राइब है, या उनका जो लार्जर ग्रुप या क्लैन है वो है। तो नियर एंड डियर वंस में ये सारे लोग आ गए। तो लिहाजा ये हमने कम से कम अल्फाज में दूसरे पैराग्राफ की भी प्रेसी कर दी। फिर पैसेज का लास्ट पैराग्राफ नंबर 3, और इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें, और पढ़ चुके हैं पहले 2 दफ़ा, तो पहले रीडिंग की, फिर क्वेश्चन के आंसर के वक्त इसको पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दरअसल वो इसका ख़ुलासा है मुकम्मल। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 बजाय इसके कि असल पैराग्राफ को देखें, चूँकि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन नंबर 4 में इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर चुके हैं, कुछ कम अल्फाज में इसको बयान कर चुके हैं, तो हम इसको मज़ीद जो है ना वो कम अल्फाज में मज़ीद क्वेश्चन नंबर 4 का ही खुलासा करेंगे, और उसको असल जो पहले 2 पैराग्राफ हैं उसकी जो हमने प्रेसी की थी उसके साथ मिला के लिखेंगे, तो दैन मुकम्मल प्रेसी जो है वो पैसेज की बन जाएगी। तो पैराग्राफ के अंदर जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंसानी माशरा पेचीदा होता चला गया, तो कुछ लोगों ने अपने ज़ुमे जो है ना रवायात, और जो रस्म रवायात हैं, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, उसके लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, और वो सीख के उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये फेमिलियर हुआ करेंगे इससे, और जो नौजवान होंगे कबीले के या हमारे लार्जर ग्रुप के, उनको ये सिखाया करेंगे। तो ये कुछ लोगों ने एक बुनियादी नुक्ता तो ये चीज़ हो गई। फिर अर्लियर दिस टीचिंग टुक प्लेस वेयर एवर द टीचर एंड द लर्नर गैदर्ड। शुरू में तो ये टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस वहाँ इस तरीके से होता था कि जहाँ पे सीखने सिखाने वाले कभी मौका मिला, किसी वजह से इत्तफाकन इकट्ठे हो गए, तो बस सीखने सिखाने का अमल शुरू हो गया। बट लेटर फॉर दिस पर्पज़ स्पेसिफिक प्लेसेस वर रिजर्व। बाद में जो है ना इस मकसद के लिए मखसूस मकामात जो है ना वो कह लें कि रिज़र्व कर दिए गए। देवर फर्स्ट स्कूल, और ये दुनिया में पहले स्कूल थे। तो हमने इसको अब इस तरीके से किया कि हमने इसमें जो बयान करनी है वो ये है कि मुआशरे की पेचीदगी के साथ कुछ अफराद ने अपने आप को मखसूस किया कि वो बच्चों को जो है ना रस्म व रवाज खुद सीख के सिखाया करेंगे, खुद वो फेमिलियर हो जाएंगे अच्छी तरह, तो बच्चों को सिखाएंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता हो गया। और दूसरा ये है कि ये जो है ना ये सीखने सिखाने का अमल कोई बाकायदा नहीं होता था, जहाँ कहीं मौका मिला बस कर लिया। लेकिन बाद जहाँ जब मुआशरा मज़ीद पेचीदा हुआ होगा, तो तब ये हुआ कि स्पेसिफाइड प्लेसेस जो है ना वो रख दी गई कि वहाँ पे जो है ना कुछ सीखने सिखाने का अमल हुआ करेगा। तो इस तरीके से दुनिया में पहली दफ़ा जो है ना बाकायदा स्कूल वजूद में आ गए। तो नाउ प्रेसी विद मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ, जो और ज़्यादा ज़िंदगी पेचीदा होगा, जिससे
आपने शुरू में भी पढ़ा था कि ज़िंदगी जो जो इंसानी ग्रो जो है ना पेचीदा होता चला गया। अब यहाँ पे मुराद मोर का लफ्ज़ है, यानी मज़ीद पेचीदा होता चला गया। सर्टन मेंबर्स डिवोटेड देमसेल्फ टू टीच देयर नॉर्म्स। कुछ मखसूस अफराद ने अपने ऊपर ये अपने आप को डिवोटेड कर लिया, वक्फ़ कर दिया कि वो नॉर्म्स सीखेंगे। अब नॉर्म्स जो है ना वो सीखेंगे और टीच करेंगे। नॉर्म्स मीन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉज, ये सारी चीज़ें नॉर्म्स में आ जाती हैं। हमने यही एक क्लेवरनेस होती है, या एक कह लें कि एक स्मार्टनेस होती है कि आपका जो ज़्यादा अल्फाज हैं उनको एक अल्फाज में या कम अल्फाज में बयान कर सकें। ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स को हमने 4 अल्फाज को सिर्फ नॉर्म्स में बयान कर दिया। तो वेयर एवर दे हैड एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ उन्हें मौका मिलता था, यानी जब कभी वो इकट्ठे होते थे लर्नर और टीचर, तो वो सीख लेते थे। हमने ये जो है इसको दो कह लें कि एक लॉन्ग लाइन को, बल्कि 2 लाइनें ये बनती हैं। 2 लाइनें जो हैं उनको एक लाइन में, बल्कि 1.5 लाइन में हमने जो है ना वो सारा कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली वो 3 कमोबेश 3 के करीब लाइनें बनती थी, यहाँ 1.5 लाइन में हमने उसको समो दिया। तो बाद जो है ना लेटर स्पेसिफिक प्लेसेस वर रिज़र्व फॉर दिस। बाद मखसूस मकामात इस मकसद के लिए, सीखने सिखाने के लिए रख दी गई। दीज वर फर्स्ट स्कूल, और ये दुनिया में पहले स्कूल थी। तो हमने जो है ना 30 के करीब अल्फाज में जो है वो तीसरे पैसेज की भी कॉम्प्रीहेंशन कर के बाद उसकी प्रेसी भी कर ली। तो नाउ इट इज़ टाइम टू ज्वाइन ऑल दी 3 पैराग्राफ्स, जो तीनों हमने पैराग्राफ जो हैं वो किए हैं, जिनकी प्रेसी की है। अब उनको जोड़ के लिखने का टाइम है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज़ द कंप्लीट प्रेसी नाउ, जो आपने पहले पैराग्राफ की थी, दूसरे पैराग्राफ की थी, तीसरे पैराग्राफ की थी, वो तीनों को इकट्ठा करके हमने लिखा। नाउ दीज आर 84 वर्ड्स। ये अब 84 अल्फाज हो गए। 84 अल्फाज राउंड अबाउट 1/3 हो गए। 240 अल्फाज थे, तो 80 अल्फाज के करीब करीब हमने करनी थी। तो ज़ाहिर 1 2 3 अल्फाज कुछ ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो ये बड़ी अप्रोप्रिएट हमारी एक प्रेसी बन गई, जिसमें हमने तमाम इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है ना पैसेज की वो इसके अंदर डाल दी हैं। हमारे इस तमाम सेंटेंसेस जो हमने यूज़ किए हैं वो हमारी हमने उस खुद से उसका स्ट्रक्चर बनाया है, और बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो हमने इसमें चेंज करके उसके सिनोनिम्स भी यूज़ किए हैं, सेम टू सेम वर्डिंग को अवॉइड किया है। बहरहाल जो है ना हमने कोशिश की है। आप इस जो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है वो कोई भी अनसीन पैसेज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम यहाँ एक प्लान ये है कि हम प्रैक्टिस बहुत सारे पैसेजेस की आपको करवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो है जो मज़ीद हम पैसेजेस करेंगे तो उसकी भी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी।